नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दूसरी बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी होगी, जहां इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल सरकारी मकान खाली करेंगे। तीसरी बड़ी खबर यूपी के अयोध्या से जुड़ी है, जहां राम मंदिर निर्माण से सरकार को बड़ा फायदा हुआ है। और चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी 18 से 20 सितंबर तक बैठक करेगी। पांचवी बड़ी खबर बिहार से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, जहां केजरीवाल से जुड़ी खबर भी होगी, एमवीए की बैठक को लेकर के भी खबर आपको बताएंगे। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जहां दोपहर 1 बजे तक 41.17% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ 56.86% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम पुलवामा में 29.84% वोट डाले गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। किश्तवाड़ से भाजपा प्रत्याशी शगुन परिहार ने बागवात मोहल्ले में बिना पहचान पत्र के वोट डलवाने का आरोप लगाया। इस वजह से कुछ देर वोटिंग रुकी रही। अलग अलग राज्यों में रह रहे 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सकेंगे। उनके लिए दिल्ली में 24 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज में दक्षिण कश्मीर की 22 सीटों पर चुनाव हुए थे। तब 11 सीटों पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को जीत मिली थी। भाजपा और कांग्रेस ने 4-4 सीटें जीती थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एजाज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, सुबह 7 बजे से फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हो रही है उसका सिलसिला जारी है और अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? बता दूं कि आज पहले फेज का असेंबली इलेक्शन का पहला फेज आज साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। मैं आपको बता दूंगा कि सुबह से जो लोग घर से निकले मतदान डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में मैंने लोग को देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक की अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में आपको डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें, जो साउथ कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पुलवामा जो मेन टाउन है, वहाँ पे 32.55% वोट डाले जाएंगे। त्राल की अगर बात करें, त्राल में 26% वोट डाले गए हैं। अभी तक राजपुरा में 31.51% वोट डाले गए। अगर पांपोर की बात करें, पांपोर में 28% वोट डाले गए हैं। तो 1 बजे तक का ये अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि अगर शोपियान जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहाँ पे 37% वोट डाले जाएंगे। अभी तक शोपियान में 41% वोट डाले जाएंगे। वो शोपियान की डिस्ट्रिक्ट की मेन सीट मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि अगर अनंतनाग जो हसास इलाका माना जाता है, वहाँ पे शांगस ईस्ट अनंतनाग में 36% अभी तक वोट डाले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर पहलगाम की बात करें, पहलगाम में 37% वोट डाले गए अभी तक। अगर डूरू की बात करें, डूरू में 41% वहाँ पे कांग्रेस का अलायंस का कैंडिडेट है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर कुकरनाग की बात करें, कुकरनाग में 41%। मैं आपको बता दूं कि अगर हॉट सीट की बात करेंगे, जो बिजबिहारा जहाँ पे महबूबा मुफ्ती की बेटी लड़ रही है, वो उसके मुकाबले डॉक्टर बशीर वीरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है, सिरगोपारा बिजबिहारा की अगर इसमें ये बीजेपी का भी कैंडिडेट एक सूफी यूसुफ उसका नाम है, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करें, वहाँ इसकी परसेंटेज 39% अभी तक वोट डाले जाएंगे। अगर कुलगाम की बात करें, कुलगाम में 39% वोट डालेंगे। डीएचपुरा कुलगाम की अगर बात करें 43% डालेंगे। ड्यूसर की अगर बात करें 37% वोट डाले जाएगी अभी तक। मैं आपको बताऊंगा अगर टोटल परसेंटेज की बात करें, कश्मीर के जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें या जम्मू की अगर बात करें, 40.6% अभी तक मतदान ने अपना वोट कास्ट किया है। बिल्कुल 46% मतदान अब तक हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो। लेकिन एजाज, जनता का रुख क्या कह रहा है? कौन से ऐसे जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं जिनको देखते हुए जनता मतदान करने के लिए पहुंच रही है? जी बिल्कुल वैष्णवी जी, मैं आपको बता दूंगा कि जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अपने अपने एरिया में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सड़कें की प्रॉब्लम है। पिछले 10 साल से यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोग भी परेशान हो गए। वो एरिया मैंने वहाँ पे स्टोरी भी कवर की है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे पहले भी सड़कों पे आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आज लोगों को बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं अपने
अपने कैंडिडेट को चुनेंगे, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो इसका ऐलान 8 तारीख का इंतजार रहेगा, किसके सर पे सहरा बांधे, किसके सर पे ताज होगा, वो 8 तारीख को पता चल जाएगा ये पहले फेज का। बिल्कुल शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सरकारी मकान खाली करेंगे और सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल 1 हफ्ते में घर खाली करेंगे, कई बार हमलों का सामना करने के बावजूद सरकारी सुरक्षा को भी छोड़ेंगे। संजय सिंह ने बताया कि कल अपना इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने कहा कि वह सुरक्षा सहित एक मुख्यमंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं छोड़ देंगे और लोगों के बीच एक आम आदमी की तरह रहेंगे। हमने उन्हें ये कहते हुए मनाने की कोशिश की कि उनकी सुरक्षा खतरे में है, उन पर हमले भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा ईश्वर करेंगे। मैं 6 महीने जेल में खूंखार अपराधियों के बीच रहा, तब भगवान ने मुझे बचाया था, अब भी भगवान मुझे बचाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल अपना बंगला खाली करेंगे और सरकारी सुविधाएं जितनी भी उनको सीएम के तौर पर मिली थी उन सब से छुटकारा लेंगे। बता दें कि अब आतिशी को ये सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और आतिशी अब अरविंद केजरीवाल के बंगले में शिफ्ट होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे चुके हैं और उसके बाद में अब वे बंगला खाली कर देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, अरविंद केजरीवाल बंगला खाली करने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो सरकारी सुविधाएं जो भी मिली थी, सुरक्षा की बात करें तो वो भी छोड़ देंगे। जी हाँ, वैसे भी जिस तरह कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंपा एलजी को, उसके बाद में जिस तरह नई सरकार का गठन किया गया है, नई सरकार के गठन में मैं आपको बता दूं, आतिशी मालवी ने कल जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अगली नई मुख्यमंत्री जो होंगी, महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो आतिशी मालवी होगी। इसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल के निवास को, यानी सीएम निवास को खाली करने पर काफी चर्चा गंभीर रूप से की जा रही है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह संजय सिंह ने आज को बता दूं, आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद जो है संजय सिंह, उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने उनको जानकारी दी है कि उन पर कई हमले पहले भी हो चुके हैं। इसको लेकर सुरक्षा को लेकर बात करें, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल सारी सरकारी सुविधाएं जो वो त्यागेंगे और उसके बाद 1 हफ्ते का समय उन्होंने दिया है, 1 हफ्ते बाद जो है सरकारी निवास जो है वो खाली करेंगे। इसको लेकर संजय सिंह ने बड़ा सवाल उठाया है। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा अरविंद केजरीवाल से पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, ऐसे में बड़ा सवाल है जिस तरह सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे, सुरक्षा छोड़ेंगे, उसके बाद सरकारी निवास भी वो खाली करेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चर्चा की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकारी निवास खाली करने के 1 हफ्ते बाद अब आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वह आम नागरिकों की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिसको लेकर संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली की जनता में काफी नाराजगी नजर आ रही है और काफी दुख का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने सुविधाएं प्रदान की थी, दिल्ली की जनता को फ्री बस सर्विस की या फ्री दिल्ली में जो बिजली पानी की सुविधाएं दी जानी थी, उसको लेकर एक बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की भी जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार था, उसको लेकर भी संजय सिंह ने कई सवाल उठाए हैं। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अरविंद केजरीवाल जब सरकारी निवास खाली करेंगे उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल है वो कहाँ निवास करते हैं। और अब जो सरकारी निवास है सीएम हाउस की अगर बात करें, वहाँ अब आतिशी का बसेरा होने जा रहा है। बिल्कुल इरफान, अरविंद केजरीवाल बंगले के साथ में सरकारी सुविधाएं भी छोड़ देंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राम मंदिर समेत परिसर में चल रहे अन्य निर्माण कार्य पर अब तक 2500 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं। मंदिर समेत सभी प्रकल्पों के निर्माण की समय सीमा जून 2025 तक तय की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि निर्माण कार्य से करीब 400 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी सरकार को मिल जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि राम मंदिर निर्माण कार्य से जीएसटी के रूप में करीब 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब तक मंदिर निर्माण से करीब 166 करोड़ की जीएसटी सरकार को प्राप्त हो चुकी है। हालांकि वास्तविक कर संग्रह का आंकड़ा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। राम मंदिर समेत समस्त प्रकल्पों के निर्माण पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चंपत राय ने बताया कि 70 एकड़ में विकसित किए जा रहे परिसर में कुल 18 मंदिर बनाए जाएंगे। हम 100% टैक्स का भुगतान करेंगे। टैक्स में 1 रुपया भी कम नहीं किया जाएगा।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकुर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, काफी फायदा सरकार को राम मंदिर निर्माण से हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? क्या विकास कार्य और वहां पर होंगे? जी देखिए, बिल्कुल राम मंदिर निर्माण समिति की जो बैठक थी, बैठक में सीधे तौर पे साफ कर दिया गया है लगभग 2500 करोड़ से अधिक जो है अभी तक राम मंदिर में खर्च हो चुका है और राम मंदिर पूर्णतः जो कंप्लीट होने वाला है वो जून 2025 तक इसकी समय सीमा तय की गई। लेकिन समय बढ़ भी सकता है और समय घट भी सकता है, लेकिन जो समय सीमा वो जून तक तय कर दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि निर्माण कार्य से करीब 400 करोड़ रुपए का वास्तु सेवा यानी जीएसटी सरकार को मिल जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव संपत राय का कहना है कि निर्माण जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उसमें जीएसटी के रूप में करीब 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब तक राम मंदिर निर्माण से करीब 166 करोड़ की जीएसटी सरकार को प्राप्त हो चुकी है। यानी कि जो ट्रस्ट के महासचिव उन्होंने सीधे तौर पे साफ कर दिया कि निर्माण समेत जो भी जीएसटी कर होंगे वो सरकार को अदा किए जाएंगे। जी बिल्कुल, एक बड़ा फायदा सरकार को राम मंदिर निर्माण से हो रहा है। ऐसे में जो विकास कार्य है तमाम जो अयोध्या में होंगे वो भी कराए जाएंगे और इसके साथ ही ये बात भी कही गई है कि 100% भुगतान जीएसटी का राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है और कोई 1% की भी छूट नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, राम मंदिर में लगभग ये जो राम मंदिर का एरिया है, चंपत राय जी ने बताया कि 70 एकड़ में इसको विकसित किया जा रहा है। राम मंदिर जो पूरा कंप्लीट होने वाला है और जो राम मंदिर परिसर रहेगा उसमें लगभग 18 मंदिर बनाए जाएंगे और 100% टैक्स का भुगतान करेंगे, चाहे वो छोटी मंदिर हो या बड़ी मंदिर हो। कुल मिला करके सरकार का जो है विशेष तौर पर इस पे फायदा देखा जा रहा है राम मंदिर निर्माण को लेकर के। जी चलिए अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी 18 से 20 सितंबर तक मुंबई में बैठक करेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसकी जानकारी दी है। राउत ने बताया कि गठबंधन में शामिल किस पार्टी को कितनी और कहां की सीटें मिलेंगी, इसका फॉर्मूला तय किया जाएगा। सीट बंटवारे का फैसला उम्मीदवारों की जीत की संभावना के आधार पर तय होगा। एनडीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, इस वजह से पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से करीब 110-120 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मुंबई संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बड़ी बैठक होने वाली है, 2 दिवसीय ये बैठक होगी। किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि लगातार सियासत मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है? 20 सितंबर को हो जाएगी और उसमें तय किया जाएगा कि जो सीटों का फार्मूला है महाविकास आघाड़ी में, अभी महाविकास आघाड़ी में जो है राष्ट्रवादी एनसीपी मतलब ये अपना शरद पवार जी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो 90 से 100 सीटें जो है वो लड़ने के लिए इच्छुक है। और जो कांग्रेस को अभी लोकसभा चुनाव में जो उनको जीत हासिल हुई उस हिसाब से जो है वो कांग्रेस अभी 120 सीटें की मांग में अटी हुई है। और दूसरी ओर जो है एनसीपी है, जो एनसीपी के जो लोकसभा चुनाव में जो है उन्हें 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके चलते ही जब कांग्रेस की अब महाराष्ट्र में यह बड़ी पार्टी हो चुकी है तो उसके चलते ही कांग्रेस जो है 120 सीटों पर मांग करेगी, ऐसे सूत्रों के अनुसार पता चलता है। और आगे की बैठक में जो है वो सीटें जो है तय करेंगे। जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस होगा इस बैठक में, और ये जो 2 दिवसीय बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। एमवीए की बैठक होगी, ऐसे में क्या फॉर्मूला तय किया जा सकता है ताकि नाराजगी की कोई वजह भी सामने ना आए? जी बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री पद को जो लेकर जो है वो अनबन दिखाई पड़ती है, मगर महाविकास आघाड़ी की ओर से साफ तौर के बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर से लेकर हमें कोई भी अनबन नहीं है। मगर जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना की जो सीटें हैं वो थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है और जहां पर अपनी जीत है वहीं पर हमें सीटें देनी पड़ेगी। और उसके बाद ये भी तय हो चुकी है कि जो आने वाले चुनाव में है जो अपने सीटें जहां पर हमारे उम्मीदवार जो है वो जीत सकेंगे और पहले से ही उम्मीदवार है
वहीं पर हम सीटें देंगे। और आने वाले चुनाव में ये भी देखा जाएगा कि अभी मीटिंग जो हो रही है लगातार हमेशा की तरह सीटों को बंटवारे को लेकर ही हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि हमारी सीटें जो है हम आगे ज्यादा लेंगे, और जो एनसीपी है उनका 35 से 40 सीटें जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, जो 2 दिवसीय बैठक होने वाली है उसका क्या कुछ नतीजा निकलता है? शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती है। तीनों को कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े घोटाले मामले में तलब किया है। घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य आरोपियों को भी तलब किया गया है। कोर्ट ने सभी को 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें से 4 की पहले ही मौत हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। वह एके इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे, उन्हें भी समन जारी किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या मुश्किलें बढ़ सकती है, किस वजह से, और कब का ये मामला है जिसमें कोर्ट ने तलब किया है? 2 बेटों को सम्मन जारी, पुनः जो सम्मन जारी किया है। सत्ता की गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि 25 में आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव होना है। तो चुनाव कई विपक्ष पार्टियां, सत्ता पक्ष पार्टियां दोनों एक दूसरे पर हमलावर है, और इसी स्थिति में देखने को मिल रहा है। जबकि राजद का आरोप यह है कि जब विधानसभा या चुनाव कोई भी आता है तब ईडी द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और सम्मन भेजा जाता है, जो कि 7 अक्टूबर को होना है। तो ये जाहिर सी बात होती है कि जब अगर ईडी जो सम्मन जारी करता है इन लोगों पर, तो ये आरोप लग जाती है कि ये चुनाव है और चुनाव के नजरिया देता है, और तोता भी सीबीआई और ईडी तोता बन चुका है। तो ये जो चीज हलचल हो गई है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुश्किलें नहीं बल्कि जो बिहार की सियासी जो है वो तेज हो गई है। जबकि आरोप ये है, सत्ता पक्ष का आरोप ये होता है, यानी बीजेपी आरोप लगा रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन राजद की ओर से कहना है कि जिस तरह से करनी भरनी तो वो बीजेपी में होती है। लेकिन जब बीजेपी का कोई भी अगर आदमी, कोई भी नेता, कोई भी बड़े नेता हो या छोटा नेता हो, वो अगर कुछ गलत काम करता है तो वो बीजेपी की में दामन थाम लेता है, तो वो साफ सुथरा हो जाता है, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाती है। लेकिन इस तरह से विपक्ष और विपक्ष का पर अगर कोई तरह का काम होता है तो वो उस पर ईडी का चाबुक चलती है। तो ये सियासी का जो खेल है, ये निश्चित रूप से सभी लोगों को कहना है, यहाँ पर कि राजद के लोगों का कहना है कि ये तो चुनाव को देखते हुए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। जबकि 7 अक्टूबर को सम्मन में यानी पेश होना है, ये सबसे बड़ी सवाल है, और इसी पर आरोप प्रत्यारोप आज से जारी हो गई है। जी बिल्कुल, काफी सियासत भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने तलब किया है, तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ आदेश कोर्ट का रहता है। शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।